हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है एक संसदीय लोकतंत्र या एक कार्यकारी लोकतंत्र। तो दोस्तों, अगर आप डेली द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एडिटोरियल प्रीलिम्स में पॉलिटी एंड मेंस में GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड है। तो संपादकीय संदर्भ है कि जो नई संसद बनी है उसका जो उद्घाटन है वो हमारे जो देश के प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उनके द्वारा नहीं किया गया बल्कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। और उन्होंने एक सैंगोल यानी एक राजदंड ले रखा था। तो ये दो कारणों की वजह से जो बहस उत्पन्न हो गई है उसके संदर्भ में है। तो हमारा संपादकीय प्रसंग है सरकार की संसदीय प्रणाली, यानी कि जिसमें पार्लियामेंट होती है। यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट में दो अधिकारी होते हैं। एक तो हमारा जो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है यानी कि राष्ट्रपति, और एक वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वैसे तो प्रधानमंत्री ही सारे कार्य करता है, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं मेन, वो सब प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, परंतु औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री जो भी कानून वगैरह भी लाता है, एंड में राष्ट्रपति के साइन होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी कोई भी बिल जो है वो कानून बनता है। तो यही कारण है कि जो अभी नई संसद भवन बनी है उसका उद्घाटन जो है, जो हमारे देश के प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उनके द्वारा नहीं किया गया बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो सरकार की ये जो संसदीय प्रणाली है वो जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और इंडिया आदि बहुत से देशों में ये शामिल है। हमारे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों में दोनों ही जगह सरकार की संसदीय प्रणाली दी गई है, जिसमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद हैं, ये आप अनुच्छेद अपने मेंस के आर्टिकल में, मेंस के आंसर में डाला करिए। तो संघ के स्तर पर, यूनियन स्तर पर अनुच्छेद 74 और 75, और राज्य के स्तर पर अनुच्छेद 163 और 164, इनके अंडर हमारा संसदीय प्रणाली दी गई है। तो कार्यपालिका जो है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका यानी संसद के सामने उत्तरदायी होती है। तो सरकार की एक दूसरी प्रणाली होती है राष्ट्रपति प्रणाली। ये हमने जानी थी संसदीय प्रणाली, अब जानते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। तो ये जो राष्ट्रपति प्रणाली है इसमें प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है और राष्ट्रपति ही मेन इम्पोर्टेंट प्रमुख होता है। तो ये जो प्रणाली है ये USA में यानी अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में आदि काफ़ी सारे देशों में ये शामिल है। तो सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें डायरेक्ट लोगों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, जबकि संसदीय प्रणाली जो कि भारत में है उसमें हम जिन लोगों को प्रधानमंत्री पद पर चुनते हैं और बाकी सांसद चुने जाते हैं लोगों द्वारा, विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इन लोगों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमारे यहाँ डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो करते हैं, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में डायरेक्ट लोगों द्वारा ही चुना जाता है। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जैसा कि हमारे यहाँ कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी जवाबदेही है, उसे अपने सभी नीति और कार्यों के बारे में स्पष्ट करना होता है। तो जो कार्यपालिका है अगर वो कुछ दुरुपयोग करती है या प्रभुत्व अपना का गलत इस्तेमाल करती है तो उसके खिलाफ हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्वेश्चन आवर का प्रावधान है यानी प्रश्नकाल, जिसमें कि प्रधानमंत्री या बाकी जो सरकार के सांसद हैं उनसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये क्वेश्चन आवर जो है यानी प्रश्नकाल, इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, और कई बार जो हमारी सत्ताधारी सरकार है उसके मेंबर्स वहाँ पे संसद होते ही नहीं हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जा सके। दूसरी चीज़ है कि कई देशों में ऐसा होता है कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं यानी सांसद हैं वो अपनी ही पार्टी का बिल जो है उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, जिसका अर्थ है यदि सरकार कोई ऐसा बिल ला रही है जिसमें कुछ कमी है और वो नहीं बनना चाहिए, तो उसी पार्टी के लोग जो है
उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब से दल बदल विरोधी कानून आया है उसकी वजह से ये हटा दिया गया है और अब जो भी सांसद हैं उन सबको अपने ही पार्टी के समर्थन में वोट देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष होता है वो भी हमारे न्यूट्रल नहीं होता, यानी वो ऐसा नहीं होता कि दोनों पार्टियों को ही छोड़कर निष्पक्ष होकर अपना जो निर्णय लेने हैं वो ले, बल्कि वो सत्ताधारी पार्टी का होता है ज़्यादातर, तो वो अपनी पार्टी को ही समर्थन देता है और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करता है। तो इस वजह से भी जो हमारी संसदीय प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और एक चीज़ है कि जो संसद का दूसरा सदन है यानी राज्यसभा, वो जो है उस पर शक्तियाँ उतनी नहीं दी गई हैं कि जिससे वो किसी बिल पर ज़्यादा बहस कर सके। और तो जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई बिल आता है उसे मनी बिल का नाम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जो राज्यसभा है वो उस पर बहस कर ही नहीं पाती है। तो ये एक मनमानी कई बार सरकार चला देती है। और कई बार जो है सरकार अध्यादेश का भी गलत प्रयोग करती है, क्योंकि अगर कोई बिल संसद के जरिए नहीं आ पा रहा है तो वो जल्दी से एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश निकाल देती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी खतरा हो जाता है। तो कुछ मुद्दे हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो एक सत्ताधारी पार्टी है उसके अगर सांसद अपने ही पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहें वो नहीं कर सकते, तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ये दल बदल विरोधी कानून है जो कि 1985 में संशोधित किया गया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, पार्टी व्हिप जो है वो अवज्ञा के लिए उसे दंडित कर सकता है। और ये जो वैसे अनुसूची में आया था कानून, इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोग जो है वो अगर अपनी पार्टी को सफल होते हुए नहीं देख रहे हैं तो दूसरी पार्टी में चले जाते थे जहाँ पे उन्हें सफलता दिख रही थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया था। लेकिन अब इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो उनके किसी पार्टी के स्वयं के सांसद हैं उन्हें अपनी ही पार्टी को समर्थन देना होगा और वो अपनी पार्टी के खिलाफ कोई भी बिल पर वोट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है अगर कोई कानून गलत आ रहा है, उसमें कुछ कमी आ रही है, वो अब ज़्यादा नहीं पता चल पाती है, वो कमी उजागर नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से कई बार कानून में गलत क्लॉज आ जाते हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं। तो भारतीय जो संविधान है उसने राजनीतिक विपक्ष के लिए कोई बहुत विशेष जो है शक्तियाँ नहीं दी गई हैं और उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री का है। तो अगर एक मजबूत विपक्ष भी है और वो सही से काम करे तो बिल्स पर जो भी कानून लाए जाते हैं उन पर अच्छे से बहस हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री के जो सवाल हैं उनको देने के लिए प्रश्नकाल में भी कई बार लोग उपस्थित ही नहीं होते हैं और कई बार जिन सांसदों से लिया जाना है वो खुद भी उस पार्टी के लोग शामिल नहीं होते हैं। तो संसद की जो कार्यवाही है वो ठीक से नहीं हो पाती है। तो कार्यपालिका की जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है और कार्यपालिका का एक प्रभुत्व रहता है जिसकी जो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए विधायिका में यानी संसद में जो जवाब तलब होना चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है और कार्यपालिका का जो है प्रभुत्व उसका डोमिनेंस रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गलत कानून कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती हुई दिखाई देती है। अब आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। तो इस कार्यपालिका पर हमें प्रभावी एक नियंत्रण होना चाहिए जिसकी वजह से जो सत्तारूढ़ दल है वो ठीक से काम करे और कुछ दिक्कत किसी भी चीज़ में ना हो। तो इसके लिए एक गठबंधन या विपक्ष को भी मजबूत किया जा सकता है, उसे भी थोड़ा शक्तियाँ देनी चाहिए जिसकी वजह से वो अगर कुछ गलत काम गलत नीतियाँ ला रहे हैं तो उनकी जो है जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो संसदीय जो विचार विमर्श है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना होगा ताकि जो हमारा संसद का मेन मुद्दा रहा है जिसमें कि स्वस्थ कानून बनने चाहिए जो कि लोगों के भले के लिए हो और केवल सरकार की अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, तो उसके लिए संसदीय विचार विमर्श की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा और हमारे पास जो कार्यकारी हैं उनकी शक्ति को नियंत्रण में लाना होगा ताकि जो है वो गलत इस्तेमाल ना करें। भारत को जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है विश्व में, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे हमें कार्यकारी लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख है यानी प्रधानमंत्री, उसका ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिल रहा है और राष्ट्रपति जो कि
नाम मात्र प्रमुख कहे जाते हैं उनका भी कम रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कार्यकारी लोकतंत्र यानी प्रधानमंत्री जो वास्तविक प्रमुख हैं उनका बढ़ता जो प्रभुत्व है उसको एक संतुलन में लाना होगा ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो सुरक्षित हो और पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर देश के लिए काम करें। तो ये पूरा एडिटोरियल हमने डिस्कस किया। अब जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। आपके विचार में संसद भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही किस हद तक सुनिश्चित करने में सक्षम है? 2021 का ये क्वेश्चन है, 200 शब्द में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।